नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स राइडर यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के विवर्तन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रकाश के विवर्तन को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको आप बोलते हो एकल झिर्री द्वारा विवर्तन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज अपना जो वीडियो होने वाला है वो ओनली है प्रकाश के विवर्तन पर। कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अपने एवरीडे लाइफ यानी आप दैनिक जीवन में प्रकाश के विवर्तन को कहां देखते हो, या प्रकाश के विवर्तन के अलावा आप किन तरंगों का विवर्तन देखते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश का विवर्तन। देखो भाई, एक एग्जांपल से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई एक आदमी है, वो अपने घर के अंदर बैठा है भाई, एक कमरे के अंदर बैठा है, और बाहर मान लो ये एक रोड जा रही है। इसके मकान के पास से कोई गाड़ी गुजरती है और इस गाड़ी ने बजाया भाई हॉर्न। जैसे ये गाड़ी हॉर्न बजाती है तो यहां पर आपका पूरा मकान बना हुआ है, दीवारें हैं, कहीं गेट है, कहीं खिड़कियां हैं। इस तरीके से आप किसी रूम के अंदर बैठे हो और ये मान लो आपके रूम का गेट है। अब इतनी दूर जो गाड़ी चल रही है, यहां पर इसने हॉर्न बजाया और आप अंदर बैठे हो, वहां पर आपको इस गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। लेकिन एक्चुअल में कि ये गाड़ी आपको दिखाई नहीं देगी, ओनली हॉर्न इसका सुनाई देगा। हॉर्न का सुनाई देना बल्कि गाड़ी का दिखाई नहीं देना, ये जो फिनोमिना है वही फिनोमिना है भाई आपके विवर्तन। इसी घटना को क्या नाम देते हैं हम? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। फर्स्टली हम प्रकाश के विवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्टली हम समझने के लिए बात कर रहे हैं ध्वनि के विवर्तन की। यानी आपको इस गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है लेकिन यह वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाया तो हॉर्न बजाने पर ध्वनि तरंगे उत्पन्न हुई, और वो ध्वनि तरंगे जैसे तैसे इस मकान में जहां कहीं पे भी इसको रास्ता मिला ध्वनि तरंगों को, वो आपके कानों तक पहुंच गई, और कानों तक पहुंच गई तो आपको हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन ये गाड़ी नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस गाड़ी से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे आने वाला प्रकाश है वो आप तक खिड़की, दरवाजे या कुछ भी मानो उनसे आपकी आंखों तक नहीं पहुंचा है। इसका मतलब आपको गाड़ी दिखाई नहीं देगी। तो देखो, ध्वनि का सुनाई देना और प्रकाश का दिखाई नहीं देना, या आप ये कह सकते हो कि उस वस्तु का दिखाई नहीं देना, ये सारी चीजें प्रकाश या ध्वनि की जिस घटना पर आधारित है उसे हम नाम देते हैं विवर्तन। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, यानी आप यह कह सकते हो कि विवर्तन केवल प्रकाश का गुण नहीं है, या फिर मैं ध्वनि का एग्जांपल ले रहा हूं तो ओनली ध्वनि का गुण नहीं है, यह सभी तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। यानी आप यह कह सकते हो कि एक्स किरणों में भी विवर्तन की घटना देखी जा सकती है। लेकिन हम यहां पर समझेंगे ओनली दो तरंगों के आधार पर, ध्वनि और प्रकाश तरंगों के आधार पर। देखो होता क्या है, कहने का मतलब अगर इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब यह हुआ कि ध्वनि को कोई रोक नहीं पाया है, ध्वनि आप तक पहुंची है। तो देखो ये ध्वनि आप तक कैसे पहुंचती है कि जैसे हॉर्न बजाया तो ध्वनि तरंगे सभी संभव दिशाओं में निकलना स्टार्ट हुई हुई। ये ध्वनि तरंगे जैसे मान लो यहां पर दीवार है, दीवार से टकराई तो यहीं रुक गई। लेकिन ये ध्वनि तरंगे जब जैसे मान लो खिड़की है या दरवाजे हैं, इनके कॉर्नर से टकराती है या इनके बीच से निकलती है तो सीधी निकलेगी।
लेकिन जैसे ही खिड़की या दरवाजों के कॉर्नर से टकराती है, किनारों से टकराती है, तो यहां पर एक घटना होती है विवर्तन, जिसके कारण ये जो ध्वनि तरंगे हैं सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। आप ये कह सकते हो कि किनारों से टकराकर ध्वनि तरंगे मुड़ जाती है और वो सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है, जिसके कारण आपको ध्वनि सुनाई देती है। अब बात यह आती है कि ध्वनि तरंगे चलो मुड़ गई, तो प्रकाश की तरंगे नहीं मुड़ती है क्या? तो प्रकाश की तरंगों का भी मुड़ना पॉसिबल है, लेकिन यह जो घटना है विवर्तन, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर वो आवश्यक शर्त पूरी होती है तो ही विवर्तन देखने को मिलता है। और वो आवश्यक शर्त क्या है कि जिस अवरोधक या द्वारक की सहायता से, देखो, जिस अवरोधक या आप कह सकते हो द्वारक, अवरोधक या द्वारक, यानी जिससे प्रकाश या ध्वनि तरंगे टकराती है जाके, उसको आप बोलोगे अवरोधक या द्वारक। जिस अवरोधक या द्वारक की सहायता से विवर्तन पॉसिबल होना है, अगर उसका आकार लगभग बराबर हो तरंग की तरंग दैर्ध्य के, यानी आप यह कह सकते हो कि किसी भी अवरोधक या द्वारक का जो आकार है वो तरंग की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, या आप यह कह सकते हो कि लगभग बराबर होना चाहिए, तो विवर्तन की घटना देखी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। यह एक नेसेसरी कंडीशन है विवर्तन के लिए। अब देखो, अपने आसपास में जितने भी आपने देखे होंगे अवरोधक या द्वारक, जैसे मान लो आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो, तो आपके लिए अवरोधक या द्वारक क्या होंगे? कमरे की दीवारें, गेट, खिड़कियां, ये सारे क्या है? अवरोधक या द्वारक। अगर इनको आप कंपेयर करो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है 1 मीटर की कोटि की, लेकिन प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग होती है 10⁻⁷ मीटर कोटि की। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ध्वनि की तुलना में बहुत कम है, और आपके आसपास में उपस्थित अवरोधक या द्वारक हैं, ये आप मान सकते हो कि 1 मीटर की कोटि में अवेलेबल है। भाई 1 मीटर इतना होता है जैसे अपने बड़े बुजुर्ग मापते थे, इस तरीके से। तो 1 मीटर की कोटि का आपके आसपास में जैसे दीवारें मानो, खिड़की, दरवाजे मानो, ये सारे लगभग कितने मीटर के होते हैं? 1 मीटर के। तो ध्वनि तरंगों के लिए क्या होता है कि अपने आसपास में जितने भी अवरोधक या द्वारक हैं जिनसे ध्वनि तरंगे आकर टकराती हैं, तो उनका जो आकार है वो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। इसलिए आपको ध्वनि का विवर्तन आसानी से देखने को मिलता है, यानी ध्वनि आपको आसानी से सुनाई देती है, लेकिन प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर, यानी अपने आसपास उपस्थित अवरोधक या द्वारकों के आकार की तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत ही छोटी होती है। इसलिए अपने आसपास में प्रकाश का विवर्तन देखना संभव नहीं है। इसलिए आपको यह गाड़ी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके हॉर्न की आवाज आपको सुनाई देती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो आपके घर में 2 रूम है। आप मान लो एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हो और दूसरे रूम में मान लो कोई छोटा भाई है, वो आराम से टीवी चला के बैठा है। भाई अब आपने ये देखा होगा, आप चाहे दरवाजे कितने बंद कर लो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी आवाज तो सुनाई देती है। हाँ, ये कह सकते हो कि पूरा पैक ही कर दे तब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली क्लोज करते हो तो थोड़ी बहुत भी अगर कहीं दरवाजों में या जो खिड़की होती है उनमें जगह मिल जाए तो ध्वनि आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है। लेकिन उस टीवी में क्या चल रहा है यह आपको दिखाई नहीं देता है। यह आपने दैनिक जीवन में अपनी एवरीडे लाइफ में नोट किया होगा कि टीवी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन टीवी में चल क्या रहा है वो दूसरे रूम में दिखाई नहीं देता। इसी का कारण भी विवर्तन ही है। कौन सी घटना है? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। अब सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि अपने आसपास में
द्वारक या अवरोधक के रूप में जो खिड़की, दरवाजे, दीवारें हैं, इनका आकार ध्वनि की तो तरंगदैर्ध्य की कोटि का है, लेकिन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का नहीं है। इसलिए टीवी में जो आवाज आ रही है टीवी से वो आपको सुनाई देती है, लेकिन उसमें चल क्या रहा है, वो डायग्राम, चित्र वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसी घटना को हम नाम देते हैं विवर्तन। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रकाश का विवर्तन। तो होप कि आपको विवर्तन क्या है ये घटना समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहली चीज आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का विवर्तन थोड़ा सा देखने को बिल्कुल नगण्य मिलता है, क्योंकि अपने आसपास में ऐसे द्वारक या अवरोधक नहीं है जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि के होते हैं। अब देखो प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो जिस तरीके से ध्वनि की तरंगे किसी भी अवरोधक या द्वारक के सूक्ष्म या तीक्ष्ण किनारों से मुड़कर अपने तक पहुंचती थी, तो वो ध्वनि का विवर्तन था। ऐसे ही प्रकाश का अपने तीक्ष्ण, किसी भी अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों या सूक्ष्म किनारों से मुड़कर फैलने की जो घटना होती है उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लो आपने एक गत्ता ले रखा है, कार्डबोर्ड ले लिया एक, ठीक है, इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया आपने। इधर से आप डालोगे इस पर लाइट, तो देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जैसे मान लो यहां पर कोई आपने एक स्क्रीन लगा रखी है, मान लो एक दीवार ही है। आप कभी प्रैक्टिकल करना, दीवार के बीच में एक तरफ टॉर्च लेना, बीच में कार्डबोर्ड, उसमें एक छोटा सा होल करना। आपको क्या दिखेगा? इससे जो लाइट आएगी जैसे बीच में से आएगी वो तो सीधी आ ही जाएगी, लेकिन यहां पर इसके अलावा अगर इस होल का आकार, यानी ये बहुत छोटा है, यानी इस होल का जो आकार है, छेद का आकार, यदि ये प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का है, ये शर्त जरूरी है। अगर आपने बहुत बड़ा छेद कर दिया ना तो फिर आपको विवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये आपको होल इतना छोटा सा करना है कि इसका जो आकार है वो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। इसको आप यहां पे क्या बोलोगे? अवरोधक, या क्या कह सकते हो, द्वारक, या देखो विवर्तन की घटना के लिए इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, विवर्तक। कई बार यह शब्द आपको देखने को मिलता है, विवर्तक। अब देखो जैसे प्रकाश इस होल में से गुजारोगे तो आपको पता है सेंटर वाली लाइन, तो भाई यहां तो प्रकाश आपको दिखेगा ही, यहां पर तो दिखेगा ही। लेकिन आपने देखा होगा इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसे होल जैसे गोलाकार रूप में ऐसे बनते हुए नजर आएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ, इस तरीके से गोल गोल घेरे आपको बनते हुए नजर आएंगे, जहां पर जो बीच वाला है ना ये सबसे ज्यादा चमकीला होगा। यानी इस पॉइंट पर तीव्रता प्रकाश की सबसे अधिकतम होगी, और इसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तीव्रता का मान घटता जाएगा, लेकिन फिर भी आपको चारों तरफ ऐसे प्रकाश दिखाई देगा। ये कभी भी प्रैक्टिकल करना। तो देखो आपके पास होल बिल्कुल छोटा सा था, तो एक तरफ से अगर देखें कि हमें पता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, तो उस हिसाब से तो केवल यहां पर इतना सा होल रूप में ही दिखना चाहिए ना, लेकिन फिर भी इसके चारों तरफ के एरिया में भी आपको गोलाकार भाग के रूप में आप ये कह सकते हो कि आपको इसके अलावा भी चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है। और चारों तरफ प्रकाश कैसे दिखाई दिया? इसका मतलब यह हुआ कि इसके किनारों से कहीं प्रकाश की तरंगें वो मुड़ी है और मुड़कर वो फैली है, तब आपको प्रकाश दिखाई देने लगा है। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आप डिफाइन कैसे कर सकते हो इसको? प्रकाश का विवर्तन क्या है? देखो प्रकाश का विवर्तन क्या है? जब प्रकाश ऐसे किसी अवरोधक या द्वारक पर आपतित होता है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होता है, तो अवरोधक या द्वारक के तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म किनारों से प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। यह आप अपने नोट्स में आराम से डेफिनेशन नोट कर सकते हो।
तो इस प्रकार से आपको अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का विवर्तन देखने को मिलेगा। यह आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो भाई। अब जो प्रकाश का विवर्तन होता है उसके लिए आवश्यक शर्त, ये देखो कई बार आपको अच्छे अच्छे एग्जामों में वही सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, चाहे वो किसी भी प्रकार का विवर्तन हो, प्रकाश से करवा रहे हो तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लो, ध्वनि का करवा रहे हो तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य लो। तो देखो विवर्तन की घटना के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि जिस भी अवरोधक या कह सकते हो आप द्वारक और या कह सकते हो विवर्तक, इसका जो आकार है का आकार अगर मैं प्रकाश के लिए लिखूं तो आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। कोटि का मतलब हो गया कि लगभग बराबर होना चाहिए। अगर मैं किसी द्वारक या अवरोधक के आकार को ए लेता हूं तो यह लगभग बराबर किसके होना चाहिए, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। और यह प्रकाश के विवर्तन के लिए एक आवश्यक शर्त है भाई, इसके बिना विवर्तन पॉसिबल नहीं है। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब देखो इसको और थोड़े तरीके से समझते हैं। मान लो मेरे पास 3 कंडीशन है। मेरे पास पहला एक द्वारक है और इधर से प्रकाश आ रहा है भाई, और यहां पर जो इस द्वारक का आकार है मैं डी मान रहा हूं, डी इज वेरी ग्रेटर देन लेमडा है, यानी द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि से बहुत ज्यादा है। तो मुझे यह बताओ इस स्क्रीन पर आपको जो इससे आने वाली लाइट रहेगी वो कैसी दिखाई देगी भाई। तो जब प्रकाश के विवर्तन की घटना के लिए हमने पीछे शर्त पढ़ी है, क्या आवश्यक है कि आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, लेकिन यहां पर द्वारक का आकार है वो तरंग दैर्ध्य से बहुत ज्यादा है, तो प्रकाश की तरंगों का विवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसके किनारों से मुड़ेगी नहीं और प्रकाश की तरंगे सीधी की सीधी आपतित हो जाएगी। कोई विवर्तन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा। पहला पॉइंट ध्यान रखना, जब आकार बहुत ही बड़ा हो। सेकंड, अगर मैं कंडीशन लूं, मान लो आपके पास ये द्वारक है और इस द्वारक का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का है और इधर से प्रकाश आपतित हो रहा है भाई, तो आप स्क्रीन पर क्या देखोगे, मिड वाली लाइट तो देखोगे ही, लेकिन साथ में आप मुड़ती हुई प्रकाश की तरंगों को भी देखोगे। तो यहां पर विवर्तन पॉसिबल है भाई, विवर्तन पॉसिबल है। तीसरा, अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपके पास जो द्वारक का आकार है इज लेस देन लेमडा, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा है भाई, कोटि का तो हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन छोटा हो तो देखो यहां पर भी विवर्तन होगा, लेकिन विवर्तन में जो प्रकाश की तरंगे मुड़ेगी वो पहले वाली कंडीशन की तुलना में ज्यादा और मुड़ेगी भाई, यानी ज्यादा मुड़ेगी। अगर आकार जितना छोटा होगा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में, प्रकाश की तरंगों की बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होगी। नॉर्मल अगर लगभग बराबर है तो ठीक ठाक मुड़ जाएगी, लेकिन आकार और छोटा है, जितना गैप छोटा होगा तो तरंगे उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको एक प्रकाश की घटना देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। होप कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन के प्रकारों की। प्रकाश के विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो प्रकाश के विवर्तन के आपके 2 प्रकार है भाई, एक है फ्रेनेल विवर्तन
और दूसरा है वही फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। अगर आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखना चाहो तो विवर्तन की जो खोज थी ना, वो एक साइंटिस्ट ने की थी, ग्रिमाल्डी नाम था भाई। विवर्तन की खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन था? ग्रिमाल्डी। और विवर्तन को एक्सप्लेन करने वाला प्रायोगिक आधार पर वो था फ्रेनेल। कौन था? फ्रेनेल। ये आपके नॉलेज के लिए ध्यान रखना भाई। विवर्तन की खोज किसने की थी? ग्रिमाल्डी ने। और इसकी एक्सप्लेनेशन इसका किसने किया था प्रायोगिक आधार पर? वो साइंटिस्ट थे फ्रेनेल। कई बुक में फ्रेनेल का नाम फ्रेशनेल भी लिखा होता है भाई, तो ये एक ही बात है, ये ध्यान रखना, फ्रेनेल या फ्रेशनेल। अब देखो, आपके पास विवर्तन के दो प्रकार है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। दोनों ही साइंटिस्ट के ही नाम हैं। अब देखो, बात करते हैं पहले विवर्तन की, यानी आपको फ्रेनेल विवर्तन कब देखने को मिलता है। तो देखो, पहला अपना टाइप है वो है फ्रेनेल विवर्तन। देखो, फ्रेनेल विवर्तन कब देखने को मिलेगा भाई आपको? फ्रेनेल विवर्तन जब प्रकाशीय स्रोत वे पर्दा, यानी जिस पर आपको विवर्तन प्रतिरूप देखना है कि कहां पर प्रकाश मुड़कर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर्दा विवर्तक से सीमित दूरी पर स्थित हो, सीमित दूरी पर स्थित हो तो विवर्तन फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। फ्रेनेल विवर्तन कहलाता है। देखो भाई, फ्रेनेल विवर्तन कब होता है? यानी जब प्रकाशीय स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और पर्दा जिस पर आपको विवर्तन प्रतिरूप देखना है कि भाई कहां पर प्रकाश मुड़ा कि नहीं मुड़ा, प्रकाश की तरंगें सीधी आई या गोले बन रहे हैं, किस तरीके से विवर्तन आपको देखना है, वो पर्दा जिस स्क्रीन पर देखना है, अगर वो दोनों ही विवर्तक से एक सीमित दूरी पर हो, एक निश्चित दूरी पर हो, तो वहां पर जो आपको विवर्तन देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है भाई? फ्रेनेल विवर्तन। कौन सा मिलेगा? फ्रेनेल विवर्तन। देखो कैसे मिलता है। मान लो मेरे पास यहां पर एक प्रकाशीय स्रोत है एस, इससे प्रकाश की तरंगें निकलेगी और यहां पर मैं ले रहा हूं पर्दा जिस पर हमें विवर्तन प्रतिरूप देखना है, और बीच में आ गया अपना द्वारक। ये आ गया भाई आपका द्वारक, ये द्वारक है भाई जिससे प्रकाश की तरंगें जिसके किनारों से टकराकर मुड़ेगी। ये हो गया आपका द्वारक, या क्या बोल सकते हो इसको? विवर्तक। देखो, अगर इस द्वारक या विवर्तक से पर्दा और स्रोत दोनों तरफ एक निश्चित डिस्टेंस पर हो, यानी आप ये कह सकते हो कि जो दोनों के बीच में दूरी होगी वो मेजरमेंट योग्य होनी चाहिए, यानी जिसको आप नॉर्मली मेजर कर सकते हो, ऐसी दूरी, सीमित दूरी होनी चाहिए, निश्चित दूरी होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जो विवर्तन होगा वो कौन सा होगा? फ्रेनेल विवर्तन। देखो भाई, फ्रेनेल विवर्तन कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे आपको देखने को मिलता है। देखो, ये एक बिंदु स्रोत है। कैसा स्रोत है? बिंदु स्रोत है भाई। बिंदु स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होगा तो वो किस तरीके से, हाइगेन के अनुसार किस तरीके से होता है भाई? हाइगेन के अनुसार किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश जब उत्सर्जित होता है तो वो गोलीय तरंगाग्रों के रूप में उत्सर्जित होता है। कैसे उत्सर्जित होता है भाई? गोलीय तरंगाग्रों के रूप में, गोलीय तरंगाग्रों के रूप में उत्सर्जित होता है। अब जैसे ये तरंगागर इस द्वारक के पास आएंगे तो देखो, जहां पर द्वारक अपारदर्शी रूप में काम कर रहा है वहां वाला प्रकाश तो रुक जाएगा वहीं भी,
और जैसे इस गैप से पास होगा तो बीच वाला तो यहां पर आ जाएगा सबसे ज्यादा चमकीला भाग, लेकिन जैसे ही किनारों से टकराएगा तो प्रकाश की तरंगे है वो मुड़ जाएगी, प्रकाश की तरंगे मुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से जो विवर्तन प्राप्त होगा उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनेल विवर्तन आप बोलते हो। अब देखो यहां पर एक पॉइंट जो मेन ध्यान रखने वाला वो ये है कि फ्रेनेल विवर्तन में जो विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है स्क्रीन पर, विवर्तन प्रतिरूप जो प्राप्त होता है उसमें किनारों पर तीव्रता अधिकतम होती है, किनारों पर तीव्रता अधिक होती है, वे मध्य में तीव्रता कम होती है। यह पॉइंट आपको मेनली ध्यान रखना है भाई फ्रेनेल विवर्तन के। यानी आप इस स्क्रीन पर देखोगे ना तो किनारों से मुड़कर आने वाले तरंगों की तीव्रता अधिकतम, बीच में तीव्रता कम और वापस किनारों पर ज्यादा। इस तरीके से आपको विवर्तन प्रतिरूप आपको फ्रेनेल विवर्तन में देखने को मिलता है। किनारों पर जो तीव्रता होगी वो अधिकतम और बीच में तीव्रता होती है वो कम प्राप्त होती है। अब देखो आपने विवर्तन के लिए एक चीज पढ़ी होगी, विवर्तन में आपने पढ़ा होगा कि कई बार आप डेफिनेशन देखोगे ना बुक्स में तो एक वर्ड लिखा हुआ आता है कि प्रकाश किसी भी अवरोधक, द्वारक या विवर्तक के तीक्ष्ण या सूक्ष्म किनारों से टकराकर ज्यामितीय छाया में फैल जाता है। देखो ज्यामितीय छाया ये एक वर्ड आता है, इसके अंदर कई जगह आपने देखा, उसका मतलब क्या है, जैसे प्रकाश इस द्वारक पर आपतित होगा तो देखो एक्चुअल में इस प्रकाश को जाना कहां चाहिए था, यहां तक ही जाना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश देखो इसकी छाया में भी तो फैल रहा है या नहीं फैल रहा है। भाई इससे देखोगे तो इसकी छाया यहां आनी चाहिए, यहां आनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्रकाश इसकी छाया में भी फैल रहा है। तो कई बार ये एक वर्ड यूज किया जाता है ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल शैडो। तो इसका मतलब क्या होता है कि अवरोधक के जहां पर लाइट सीधी पार नहीं हो सकती वहां भी प्रकाश मुड़कर पहुंच जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ज्यामितीय छाया में फैलना। तो यह पॉइंट फ्रेनेल विवर्तन के लिए ध्यान रखें कि फ्रेनेल विवर्तन में जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है जिसमें आपको तीव्रता वितरण देखना है, तो हमेशा किनारों से टकरा कर आने वाली प्रकाश की तरंगे जो मुड़कर आएगी उनकी तीव्रता अधिक होती है और बीच में मध्य भाग में तीव्रता बहुत ही कम होती है। सेकंड पॉइंट जो फ्रेनेल विवर्तन से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है वो ये है कि फ्रेनेल विवर्तन तभी देखा जाता है जब स्रोत या पर्दा है वो द्वारक या विवर्तक से सीमित दूरी पर हो, और जब स्रोत सीमित दूरी पर होता है तो यदि बिंदु स्रोत है तो आपको जो तरंगागर मिलेगा वो कैसा मिलता है, गोलीय तरंगागर। कैसा मिलेगा, गोलीय। और यदि आपके पास रेखीय स्रोत है तो आप आइगेन से जानते हो, आइगेन के अनुसार रेखीय स्रोत होता है तो आपको कैसा तरंगागर बनेगा, मिलेगा बेलनाकार तरंगागर। यानी फ्रेनेल विवर्तन में समतल तरंगागर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समतल तरंगागर तब मिलता है जब स्रोत किसी भी अवरोधक, द्वारक से अनंत दूरी पर या असीमित दूरी पर स्थित होता है। तो पहला अपने पास है फ्रेनेल विवर्तन। तो फ्रेनेल विवर्तन से रिलेटेड क्या चीजें ध्यान रखना है, जब प्रकाश से स्रोत व पर्दा विवर्तक से सीमित दूरी पर स्थित होता है तो ये विवर्तन जो प्राप्त होगा वो फ्रेनेल विवर्तन है। और फ्रेनेल विवर्तन में स्क्रीन पर जब आप तीव्रता वितरण, विवर्तन प्रतिरूप देखते हो तो किनारों पर तीव्रता अधिकतम और मध्य भाग में तीव्रता कम प्राप्त होती है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करो, फ्रेनेल विवर्तन में जो तरंगागर आपको देखने को मिलते हैं वो यदि बिंदु स्रोत यूज कर रहे हो तो गोलीय मिलेगा, और रेखीय स्रोत यूज कर रहे हो तो बेलनाकार तरंगागर मिलेगा। क्लियर है भाई यहां तक। सेकंड अपने जो टाइप आता है वो आता है फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन, देखो भाई बात करते हैं फ्रॉनहोफर विवर्तन की। यह क्या कहता है, फ्रॉनहोफर विवर्तन देखो क्या है, जब
प्रकाशीय स्रोत, प्रकाशीय स्रोत वे पर्दा विवर्तक से असीमित दूरी पर स्थित हो, असीमित दूरी पर स्थित हो। यानी असीमित का मतलब क्या हो गया वे, अनंत दूरी पर स्थित हो, बहुत ही ज्यादा दूरी पर स्थित हो। तो इस कंडीशन में आपको जो विवर्तन देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा वे, फ्रॉनहोफर विवर्तन। यानी देखो यहां पर आपका द्वारक है, ये द्वारक है आपका, ठीक है। अब बहुत दूरी पर जाकर यहां स्क्रीन है, पर्दा, और इधर बहुत ज्यादा दूरी पर क्या है भाई, स्रोत है एस। अब हमने एक पॉइंट आपने हाइगेंस के अनुसार तरंगागर में पढ़ा होगा कि जब कोई भी स्रोत अनंत दूरी पर स्थित होता है तो तरंगागर जो प्राप्त होता है वो होता है समतल तरंगागर। कौन सा प्राप्त होता है, समतल तरंगागर। अब आपसे कहा जाए कि भाई यहां पर आप समतल तरंगागर प्राप्त करो, तो आप कहोगे सर अब समतल तरंगागर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश स्रोत को अनंत पर रखो। तो अनंत पर बोर्ड पर तो कहां रखे जाके। तो फ्रॉनहोफर ने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं प्रकाश स्रोत को कहां से अनंत से ऑब्जर्व करूंगा, मेरे पास दूसरा तरीका है। और फ्रॉनहोफर के पास वो कौन सा तरीका है कि अनंत से जब प्रकाश की तरंग आएगी तो तरंगागर कैसा मिलेगा, समतल तरंगागर मिलेगा। क्या कोई दूसरा उपाय है जिससे हम समतल तरंगागर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जब तरंगागरों को लेंसों के माध्यम से गुजारा जाए तो उनकी आकृति परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा कि जब किसी, जैसे मान लो मेरे पास एक गोलीय तरंगागर है इस तरीके से, और मैं इसको पास करवा रहा हूं एक उत्तल लेंस की सहायता से, उत्तल लेंस में से पास करवा रहा हूं। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूं एक बार के लिए कि जैसे मेरे पास एक गोलीय तरंगागर है और मैंने इसको उत्तल लेंस के अंदर से गुजारा, तो देखो उत्तल लेंस के किनारे आपको पता है पतले होते हैं और बीच वाला भाग मोटा होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं क्या कि अगर यहां से कोई प्रकाश गुजरेगा तो उसको सघन माध्यम में ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन यहां से गुजरेगा उसको सघन माध्यम में कम चलना पड़ेगा। सघन माध्यम में ज्यादा चला मतलब प्रकाश की चाल कम, सघन में कम चला इसका मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी ना, मतलब जल्दी निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है, देखो ये तरंगागर जैसे यहां तक आएगा, यहां तक आते ही देखो इसका बीच वाला भाग तो किस में चलने लगे यार, सघन में चलने लगे है ना। देखो ये तरंगागर यहां आएगा, यहां तक आते ही देखो ऐसे है ये, तो यहां पर आते ही बीच वाला जो भाग है वो किसमें एंटर हो गया, सघन में, लेकिन किनारों वाला भाग अभी भी विरल में, तो विरल में प्रकाश ज्यादा होगा, इसमें कम। तो देखो ये जैसे यहां पर आएगा तो बीच वाला पोर्शन तो धीरे हो गया, लेकिन आगे वाला पोर्शन अभी भी उसी स्पीड से जा रहा है। तो देखो इसकी शेप कहीं ना कहीं चेंज होगी नहीं, यानी बीच वाला भाग रुकने लग जाएगा और ये भाग थोड़ा सा आगे तो ये सीधा होने का प्रयास करेगा। क्या करेगा भाई, सीधा होने का प्रयास करेगा। और ऐसे फाइनली इसमें से पात होते होते जब तक निकलेगा तब तक आपको जो गोलीय तरंगागर है वो कैसा मिलेगा, समतल तरंगागर मिलेगा। आया क्या समझ में ये पॉइंट। भाई बीच वाला भाग सघन में चलने लगेगा ना, तो सघन में स्पीड धीरे होगी, लेकिन फिर भी आगे वाला जो किनारों वाला भाग है जो पहले इधर मुड़ा हुआ था वो तो अभी भी यहां तक विरल में होगा ना, फिर यहां से आगे निकलते वापस विरल में आ गया तो इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये तो आगे चलेगा और ये पीछे होते होते फाइनली ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और यही दिमाग किसने लगाया, फ्रॉनहोफर ने। फ्रॉनहोफर ने क्या सोचा कि मैं कहां से अनंत से रख के ऑब्जर्वेशंस लूंगा, चलो प्रयोग यही करते हैं कि इस बिंदु स्रोत लो जिससे गोलीय तरंगागर आएगा, उसको गुजारो एक उत्तल लेंस से और लेंस उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, समतल तरंगागर के अंदर। तो देखो भाई फ्रॉनहोफर ने क्या किया कि जैसे ये स्रोत है इससे निकल रहा है मान लो गोलीय तरंगागर। कौन से तरंगागर निकलेंगे भाई, गोलीय तरंगागर निकलेंगे इससे इस तरीके से। अब उसने क्या किया, गोलीय तरंगागरों को समतल में कन्वर्ट करने के लिए उसने यूज कर लिया एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज कर लिया, उत्तल लेंस। अब आपको पता है उत्तल लेंस क्या करता है भाई,
जैसे मान लो ये कोई प्रकाश की तरंग आ रही है, ये सीधी जा ही रही है, बीच वाला सेंटर पॉइंट ले लो, और यहां से जैसे कोई प्रकाश की तरंग आ रही, ऐसे तरंग आ रही, और गोलीय तरंगागर बन रहा है। अब आपको पता है, जैसे मैंने अभी समझाया है, ये गोलीय तरंगागर उत्तल लेंस से अगर निकलेगा तो अब तरंगागर कैसा बन जाएगा? समतल तरंगागर। कहने का मतलब ये जो तरंगे पहले इस तरीके से पुंज के रूप में खुलते हुए आ रहे थे, अब ये कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यानी फ्रॉनहोफर ने इस तरीके से इसको व्यवस्थित किया कि उत्तल लेंस के फोकस के आसपास क्या होना चाहिए? बिंदु स्रोत, ताकि आने वाले प्रकाश की तरंगे मुख्य अक्ष के क्या हो जाए? समांतर हो जाए, और इस प्रकार से ये तरंगे आगे की ओर बढ़ती है। अब देखो बात ये, चलो ये तो हो गया, समतल तरंगागर प्राप्त कर लिया। पहले तरंगागर कैसे थे? गोलीय। जैसे लेंस में से गुजारा, तरंगागर कैसे बन गए? समतल। कैसे बन गए? समतल। तो अनंत वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब भाई स्क्रीन पर ऑब्जर्वेशंस भी तो लेने हैं, तो ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए अगर ये सीधी जाएगी तो क्या ही ऑब्जर्वेशंस आएंगे? तो प्रकाश की तरंगों को एक बिंदु पर प्रक्षेपित करने के लिए फ्रॉनहोफर ने फिर एक दिमाग लगाया कि चलो रख देते हैं दूसरा उत्तल लेंस। और अब जैसे यहां पर उसने उत्तल लेंस रखा तो ये प्रकाश की तरंगे जो समतल तरंगागर के रूप में आ रही थी, अब देखो ये वापस, आपको पता है अगर पर्दा इसके फोकस के आसपास हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर अभिसारित होती है या नहीं होती है। और इस तरीके से उसने ये देखा कि जो मध्य बिंदु है, इस द्वारा के सेंटर से सीधे आने वाली जो प्रकाश की तरंगे हैं, जब किसी बिंदु पर मिलती है तो यहां पर जो तीव्रता आती है वो कैसी आती है भाई? अधिकतम। कैसी आती है? अधिकतम। आगे हम इसको सिंगल स्लिट में पथांतर के हिसाब से भी देखेंगे, और आप भी समझ सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, ये जो तरंगे इस बिंदु पर आ रही है, क्या इनके बीच में कोई पथांतर है? क्या नहीं, पथांतर नहीं है। इसका मतलब व्यतिकरण कौन सा होगा? समपोषी व्यतिकरण, और वहां पर तीव्रता हमेशा कैसी आएगी? अधिकतम आएगी। अब उसने इसी प्रोसेस को, अब आपको पता है तरंगे यहां से मुड़ेगी भी तो सही, ये तो जैसे सीधी आने वाली होगी, कुछ तरंगे मुड़ेगी, जैसे मान लो ऐसे मुड़ गई, और ये तरंगे इस तरीके से मुड़कर यहां पर किसी बिंदु पर आपतित होगी, तो यहां पर भी तीव्रता प्राप्त होगी, उसी तरीके से नीचे भी प्राप्त होगी। ऐसे चलते चलते फ्रॉनहोफर ने अपने विवर्तन प्रतिरूप में ऑब्जर्वेशन किया कि बीच वाले भाग, जो सेंटर वाला पार्ट है, वहां पर तीव्रता अधिकतम, और इसके बाद तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इस प्रकार से फ्रॉनहोफर ने अपने विवर्तन को समझाया, जिसे आप फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हो। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा लेंस क्यों यूज किया है। मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है कि फ्रॉनहोफर विवर्तन तब संभव है जब असीमित दूरी पर स्रोत और पर्दे होने चाहिए। अब असीमित दूरी ऐसे नॉर्मली संभव नहीं है, और असीमित दूरी पर समतल तरंगागर प्राप्त होता है। उसे प्राप्त करने के लिए फ्रॉनहोफर ने क्या यूज कर लिया? उत्तल लेंस। और इसकी सहायता से उसने अपने विवर्तन को समझाया, जिसमें उसने पर्दे पर जो विवर्तन प्रतिरूप है, जिसमें उसने तीव्रता को देखा, तो उसने ये पाया कि जो सेंटर वाला मध्य भाग है वहां पर तीव्रता अधिकतम और किनारों पर तीव्रता कम प्राप्त होती है। इस प्रकार से, या इसे आप फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हो। अब देखो एक चीज, फ्रॉनहोफर विवर्तन, या आप ये कह सकते हो कि अगर मैं कहूं विवर्तन और व्यतिकरण, विवर्तन और व्यतिकरण, आपने पीछे व्यतिकरण पढ़ा है और अब अपना टॉपिक है वो है विवर्तन। देखो इनमें कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आप तुलना कर सकते हो। भाई डेफिनेशन, टाइप्स, और वो एक अलग चीज है। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। देखो व्यतिकरण को भी व्यतिकरण के आधार पर ही समझाया जाता है एक्चुअल में देखा जाए तो। वही पथांतरों के आधार पर, वही कलांतरों के आधार पर, तीव्रता अधिकतम, तीव्रता न्यूनतम की पथांतर जब 0 हो या फिर पाई का λ/2 का सम गुणक हो, उस स्थिति में तीव्रता अधिकतम, λ/2 का विषम गुणक हो तो तीव्रता न्यूनतम। वो सारी चीजें विवर्तन में भी काम में आती है। लेकिन एक जो मेन पॉइंट है वो अगर देखो तो वो इन दोनों में अलग अलग है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने व्यतिकरण में फ्रिंजे देखी थी भाई,
जिसमें केंद्रीय फ्रिंज, फिर ब्राइट डार्क, ये ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट डार्क। यहां पर आपने जैसे मान लो ये वाली ब्राइट है, ये वाली ब्राइट है, पांचवी ब्राइट है, तो इनमें ब्राइट 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 इन सब की तीव्रता सेम रहेगी। और डार्क 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 है तो वहां पर तीव्रता या तो न्यूनतम या आप जीरो कह सकते हो, अंधेरा मिल रहा है तो जीरो प्राप्त होगी। तो ये नहीं है कि जैसे केंद्र वाली की तीव्रता अधिकतम, दूसरी की कम, फिर कम, नहीं, सभी की तीव्रता क्या थी, सेम थी। और फ्रिंज चौड़ाई सबके लिए क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। लेकिन विवर्तन की घटना में ऐसा नहीं होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। विवर्तन में अभी आपने देखा है कि जैसे देखो फ्रेनेल विवर्तन देखते हो तो किनारों पर तीव्रता अधिकतम और बीच में कम, और इसी तरीके से अगर फ्रॉनहोफर में देखते हो तो बीच में ज्यादा और कम। यानी आप आगे डिस्कस करोगे, दो वर्ड देंगे इसमें हम, निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ, जिसमें हम फ्रॉनहोफर विवर्तन के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ। ये जो आता है ना सेंटर वाला, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ, सेंट्रल मैक्सिमा। केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो तीव्रता होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जैसे ये भी तो तीव्रता अधिक ही है इसकी तुलना में, यहां पर कोई पॉइंट आ रहा है तो, लेकिन इसकी तीव्रता इसकी तुलना में कम, फिर यहां पर इसकी तीव्रता और कम, यहां पर तीव्रता और कम। तो विवर्तन के अंदर प्रत्येक बिंदु की तीव्रता है वो बराबर नहीं होती है। फ्रॉनहोफर विवर्तन के अनुसार सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय भाग की तीव्रता अधिकतम, और उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तीव्रता का मान घटता जाता है। और यहां पर जो पैटर्न प्राप्त होता है उनकी चौड़ाई बराबर हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा भाग की चौड़ाई सर्वाधिक होती है, उसके बाद चौड़ाई बराबर हो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको व्यतिकरण और विवर्तन में एक कंपैरिजन वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास हम करते हैं यही समाप्त। आज का जो टॉपिक हमने प्रकाश के विवर्तन से रिलेटेड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हमने सीखी है, अब इसी को अप्लाई करके हम एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड करने वाले हैं जिसका नाम है एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।